सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को, सहेलियों को और सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। संगीता जी आपको भी मेरा नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आरती, आपको भी, और हमारे सुनने वाले तमाम सखियों को और सखाओं को बहुत बहुत नमस्कार। जी संगीता जी, आज आप बहुत ही खुश नजर आ रही हैं। देखिए, मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए, क्योंकि होता यूं है कि तमाम समय जो है वो ऐसे ही जाता रहता है। बिल्कुल। तो जब हम खुश होते हैं ना, जब हम खुश होते हैं, तो अगर जो हमारे सामने बैठा है या हमारे आसपास जो भी है ना, वो हमें देख के अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो भी खुश हो जाता है। एक छोटी सी स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पर। थोड़ा सा चुरा लेने में क्या हर्ज है। बिल्कुल, है ना। तो आज दिन विशेष बता दें हमारे। बिल्कुल बता देते हैं कि आज क्या है हमारे जो पॉइंट्स हैं वो। दिन विशेष में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस पर हम बात करेंगे। हाँ, जो कि शनिवार को है। और हम बात करेंगे किताबों में छुपी हुई दुनिया के बारे में। हाँ। और पर्यटन पर कहाँ लेकर जाने वाली है? हाफलॉन्ग, असम। बिल्कुल, आसाम की सैर करेंगे आज हम। और हमारे श्रोता भी तैयार रहेंगे। बिल्कुल। और मुझे कुछ कहना है संगीता जी। हाँ, ये कुछ नहीं, ये ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल, मुझे कहना है कि चुगली पड़ सकती है महंगी, बहुत महंगी। बिल्कुल। तो एक पहले प्यारा सा गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। सब तिथियन का चंद्रमा जो देखा चाहो आज, धीरे धीरे घूंघटा सरकाओ सरताज। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये बंजारा वो बंजारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, कजरारे चंचल नैनों में सूरज चांद कड़ेरा, रूप के इस पावन मंदिर में हंसा करे बसेरा। प्यासे गीतों की गंगा का तू ही है किनारा हो किनारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये किनारा वो किनारा।
ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा। हाँ संगीता जी, आज हम बात करने जा रहे हैं चिकित्सा के लिए। जो प्राथमिक चिकित्सा, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम प्राथमिक चिकित्सा के बल पे बहुत बार हम लोगों की जान भी बचा लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहीं कोई थोड़ा जल गया या कट गया या कुछ ऐसी नस कट गई है ना, अगर हम उसको प्राथमिक चिकित्सा के जरिए खून बहना रोक दें, है ना, इस तरह से, या किसी को एकदम से हार्ट अटैक आ गया तो पहले जो उसका जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो दे दें अगर, तो तब जब तक हम उसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तब तक उसको थोड़ा सा हम बचा सकते हैं, तब तक उसकी जान बचा सकते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। तो बहुत जरूरी है प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी होना। और वैसे भी विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस है आज, तो एक वार्षिक वैश्विक आयोजन की तरह से इसको किया जाता है, जो कि इसके महत्व को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि हम कोई भी दिवस मनाते हैं तो इसलिए मनाते हैं कि जागरूकता फैला सकें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, इसलिए उन दिवस को मनाया भी जाता है। और अगर हम बात करते हैं अपने श्रोताओं की, तो उन्होंने भी बहुत कुछ लिखकर भेजा है। तो एक श्रोता हमारे कहते हैं कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसका उद्देश्य जीवन बचाने और चोटों को रोकने में प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के द्वारा की गई थी और इसे हर वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, यानी कि जो शनिवार आने वाला है उसमें ये दिवस मनाया जाएगा। और एक और हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा सीखने से हम अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, यानी कि किसी की जान बचाने से ज्यादा अच्छा और क्या काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो जीवन बचाने में प्राथमिक उपचार के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस का उद्देश्य होता है, वही बात कह रहे हैं ये भी, कि जागरूकता फैलाना, कौशल सिखाना और समय के अनुसार सहायता करना लोगों की। जी, ये बहुत जरूरी है। हमारे तमाम श्रोताओं ने लिखा है। तो एक और श्रोता लिखते हैं कि जागरूकता बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक चिकित्सा के महत्व को समझना जो आपातकाल में जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। कौशल सिखाना, लोगों को बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा कौशल सिखाना ताकि वो आपात स्थिति में जरूरतमंदों की मदद कर सकें। दुर्घटनाएं रोकना, जैसे चोटों की गंभीरता को कम करना और उन्हें बिगड़ने से रोकना। और कई बार तो देखा भी ये जाता है कि लोग मतलब अपनी तरफ से बहुत आगे आते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अगर बात ऐसी हो जाती है तो पीछे भी हट जाते हैं। लेकिन ये जो दरमियान समय होता है, बिल्कुल, तो ऐसे में अगर मदद के लिए सामने आया जाए तो बड़ी सहायता हो सकती है और जान बच सकती है। जी हाँ। और एक और श्रोता है जो हमारे कहते हैं कि वर्ष 2025 में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की जो थीम है वो है प्राथमिक उपचार और जलवायु परिवर्तन की थीम पर आधारित होगा। ये इस वर्ष का फोकस इस बात पर है कि समुदाय जलवायु से जुड़ी आपात स्थितियों जैसे कि बाढ़ है, लू है और जंगल की आग है, इसके लिए कैसे तैयार रहें और प्राथमिक उपचार का उपयोग कैसे करें, कि तुरंत, जैसे कि वॉलंटियर्स होते हैं, तुरंत पहुंच जाते हैं कि जहां पे चिकित्सा की जरूरत होती है, कोई बाढ़ में फंस गया या इस तरह से है तो उससे उसको जो चोटें लगी हैं, जो फंस के जो चोटें लगी हुई हैं उसको, तो उसको तुरंत वहां से निकालना, उसको थोड़ा सहारा देना, सांत्वना देना और थोड़ा जिस तरह से उसको भी कर सकें। अगर थोड़ी बहुत चोट लगी है तो उसको वहां पे किस तरह से उपचार कर सकते हैं, हमारे पास जो भी उपलब्ध साधन है। तो ये सब चीजें अगर हमें आनी ही चाहिए, क्योंकि हम घर में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, और इसके लिए एक चीज और भी बहुत जरूरी है
आती कि जो प्राथमिक चिकित्सा के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं उन चीजों के बारे में भी थोड़ा सा समझें कि भाई क्या एक चीजें हैं जो हम अपने साथ रख सकते हैं। जैसे कि अगर घर में भी कोई बात ऐसी हो जाती है तो उसे किस तरह से हमें निपटना है, तो उसके जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कुछ एक मलहम होते हैं, कुछ एक पट्टियां होती हैं, या फिर किस तरह से हम घाव के रिसाव को बंद कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें जो हैं वो जरूर समझने की हैं और इन चीजों को अपने साथ रखना भी चाहिए जिससे जो प्राथमिक चिकित्सा है उसको देने में मदद मिले। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2025 का विषय क्या है। हर साल विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस एक अलग थीम होती है, तो डिजिटल दुनिया की जो बातें हैं उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। और फिर लिखा है कि एक और श्रोता लिखते हैं कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसका उद्देश्य जीवन बचाने और चोटों को रोकने में प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी यानी IFRC द्वारा की गई और इसे हर वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। और ऐसी बातें हमारे और भी श्रोताओं ने लिख भेजी हैं। बिल्कुल। और वैसे भी इसका जो इसके बारे में हम बता दें कि सितंबर 2000 में इसकी IFRC ने पहली बार विश्व प्राथमिक चिकित्सा यानी कि रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उसने और रेड क्रिसेंट जो सोसाइटी उन्होंने पहली बार विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया। तब से ये प्राथमिक चिकित्सा के जीवन रक्षक के महत्व को बढ़ावा देने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है। हर साल विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की एक अलग थीम होती है जैसे कि हमने बताया भी। हाँ, और अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे अगर हम स्कूल की भी बात कर लें तो बसें जहाँ जाती हैं बच्चों को लेकर के आरती, वहां ये देखा जाता है कि फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो होता ही होता है। यानी अगर कोई अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती, कोई बात हो जाती, किसी बच्चे को भी चोट लग जाती है तो उससे तुरंत उपचार किया जा सके। और कहा भी ये जाता है कि कहीं अगर आप जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं या कोई बच्चों की टीम जा रही है या कहीं भी जाया जा रहा है तो एक फर्स्ट एड बॉक्स जो है बिल्कुल होना चाहिए, रखना बहुत जरूरी है। और उसमें जो चीजें होती हैं यानी कि फर्स्ट एड में जो इस्तेमाल करने वाली चीजें होती हैं उनके लिए ये भी बहुत जरूरी होता है कि उसे आप बहुत साफ सुथरा रखें। यानी कि वो बॉक्स जो होना चाहिए और जो चीजें होनी चाहिए उनमें हाथ लगाने से पहले हमें ये भी सोचना चाहिए कि भाई हमारा हाथ भी साफ सुथरा रहे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी वारदात और ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जिसमें कि तुरंत जो फर्स्ट एड दिया गया है, जो चिकित्सा दी गई है उसमें चूंकि वो चीजें स्टेरिलाइज नहीं थी और गंदे हाथों से छू ली गई और इस वजह से बहुत बड़े बड़े हादसे बिल्कुल इन्फेक्शन हो जाता है उसके जरिए, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है जान बचाना। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, एक साफ सुथरा बॉक्स रखें, उसमें ये सब चीजें जरूर रखें। तो अब सुन लेते हैं गीत। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो।
क्या कहेगा ये समा इन राहों का धुआं, लाज आए मुझको लाए हो कहाँ, हम तुम्हें मान गए, तुम बड़े वो हो जो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो। हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। श्रोताओं, जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। वहीं नजर के चश्मों को भी सस्ता कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम कर दी गई है। और अब आरती, जो अब मैं आपसे एक बात पूछने वाली हूँ। ये बताइए, ये बात किसने कही है? हाँ, मैं सीमा की गोद पली पर हूँ असीम से खेली भी। ओहो, बताइए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? ये तो लाइन ने मुझे महादेवी वर्मा जी की लग रही है। आज उनका पुण्यतिथि है आज उनकी, तो हम उनको नमन करते हैं। और साथ ही आप बताइए क्या बताना चाहती थी उनके बारे में? महादेवी वर्मा की जहाँ तक बात है, देखिए ये तो ऐसा ही है कि गागर में सागर भरने वाली बात है ना, कि थोड़ी सी जो उनकी लाइनें होती थी, थोड़ी सी बात जो उनकी होती थी, या कुछ कहानियों में या कुछ कविताओं में, उसकी जो गहराई होती थी ना, वो बहुत बहुत ज्यादा होती थी। और ऐसी ही कविता थी महादेवी वर्मा, और इनके बारे में सभी ने बहुत बहुत पढ़ा भी हुआ है, और आज हम इन्हें सादर नमन भी करते हैं। बिल्कुल। और महादेवी वर्मा जी की खासियत ये थी कि वो खड़ी बोली, जिसमें एकदम वैसी भाषा होती है, उसको उन्होंने कविता में कोमल शब्दावली का उन्होंने विकास किया। यही तो मैं कह रही हूँ कि मतलब किस तरह से हम एक सहज भाव में उस शब्दों को, उन बातों को कह सकते हैं जो खड़ी बोली में आपको चुभ सकते हैं। वही बात वो किस तरह से हम एक कवितावली में कह सकते हैं, वो उन्होंने उस चीज को, उसका विकास किया। तो उनको, उनकी जो इतनी बड़ी इतनी प्रसिद्ध कविताएं थी, वो थी निहार, रशिम और नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा। बहुत सी उनकी कविताएं हैं जो मतलब उनको पढ़ के लगता है कि बस पढ़ते चले जाओ, मतलब जितनी बार भी पढ़ो वो नई सी लगती हैं। और उनको कितने भी पुरस्कार भी मिले थे, जैसे कि सेक्सरिया पुरस्कार मिला था उन्हें, द्विवेदी पदक मिला, मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार से तो सम्मानित थी ही, भारत भारती पुरस्कार, पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी फेलोशिप मिली और पद्म विभूषण, मतलब इतने पुरस्कार मिले। और वो थी भी इतनी ज्यादा, इतनी छायावाद की इतनी प्रमुख कवित्री मानी जाती थी। बहुत बहुत। तो उनको हम, अच्छा, उनकी कविताओं में एक बात और भी थी कि जो सामाजिक बातें होती थी, जो प्रकृति की बातें होती थी, वो बड़ी ही सहजता से उसको बता दिया करती थी। बिल्कुल, उनकी कविताओं में बहुत ही सहज रूप में नजर आता है। वही तो पढ़ के उसमें रस आता है, इसी चीज में तो रस आता है उनकी कविताओं को पढ़ के। तो अब हम एक गीत सुन लेते हैं। जब से तुम हो मेरी निगाहों में, जब से तुम हो मेरी निगाहों में, हर नजारा हसीन लगता है, हर नजारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा है, जिंदगी
के पास जो प्यार के पास जो सहारा है, वो सहारा हसीन लगता है, वो सहारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा है। रात तन्हाइयों की दुश्मन है, रात तन्हाइयों की दुश्मन है। रात तन्हाइयों की दुश्मन है, हर सफर हम सफर से रोशन है। मौज के पास जो मौज के पास जो किनारा है, वो किनारा हसीन लगता है, वो किनारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा है। आज की रात है मुरादों की, आज की रात है मुरादों की। आज की रात है मुरादों की, रोशनी है नए इरादों की। शमा के पास जो शमा के पास जो शरारा है, वो शरारा हसीन लगता है, वो शरारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा है, चांद के पास जो सितारा है, वो सितारा हसीन लगता है, वो सितारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा है। आरती, कहते हैं कि चांद के पास जो सितारा होता है वो बड़ा ही खूबसूरत होता है। बिल्कुल खूबसूरत होता है। देखते भी हैं तो बड़ा सुंदर लगता है। बिल्कुल। और ऐसे एक चांद के पास सितारा, चांद के पास तो नहीं, आसाम के पास एक सितारा है जो है हाफलोंग। बहुत ही प्यारी सी जगह है। जाइए, वहां पे जाके आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी जगह है। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। जैसे कि हम लोग पर्यटन में बताते हैं लोगों को कि आपको घुमक्कड़ी का शौक है, अच्छी बात है घुमक्कड़ी होना करना, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, थोड़ी जानकारी ले लीजिए उसकी। उसके बाद वहां जाइए तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। हाँ, क्योंकि अक्सर होता ही है कि जाना है, हाँ जाना है, चलना है, हाँ चलना है, चलो फिर। तो ये जगह है आसाम के पास। ऐसे तो पूरा आसामी प्रकृति से कि मतलब उस पूरे आसाम को ही प्रकृति माता ने आशीर्वाद दे रखा है कि बहुत सुंदर है ना। तो और यहाँ भी कुछ ऐसी जगह है, लेकिन जहाँ जाकर पूरे आसाम को हम एक जगह पे ही महसूस कर सकते हैं। और ऐसी ही एक जगह है हाफलोंग। यहाँ बर्फ से ढकी चोटियां भले ही ना हो, आपको लग रहा होगा मैं कहने जा रही हूँ बर्फ से ढकी चोटियां हैं, चोटियां भले ही ना हो, लेकिन खूबसूरती फिर भी बेमिसाल है। क्योंकि सिर्फ जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ बर्फ देखने ही जाएं। बहुत ज्यादा बर्फ देखने का शौक है तो हम फ्रिज का दरवाजा भी खोल के देख सकते हैं, फ्रीजर का। लेकिन हर बार सिर्फ बर्फ देखने तो नहीं हम जाते ना, हम घूमने जाते हैं, वहाँ की संस्कृति को भी महसूस करने जाते हैं, लोगों को देखने जाते हैं, मतलब वहाँ किस तरीके से लोग रहते हैं, रहन सहन कैसा है, कैसी भाषा है, कैसा खान पान है, ये सारी चीजें मिला के घुमक्कड़ी बनती है ना। तो फिर ये पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों और अनोखे ऑर्किड का घर है। स्थानीय भाषा दिमाशी में, वहां की जो स्थानीय भाषा है वो दिमाशी है, उसमें हाफलोंग का अर्थ है सफेद चींटियों का टीला। दिमासा, हमार, नागा, कुकी और हांगरखोल, वैसे बैते, कार्बिस, खेलमा और मिजो कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो वहां पर रहती हैं।
जो हाफलॉन्ग में जहाँ जिनका निवास स्थान है, उनकी संस्कृति और परंपरा को आदिवासी गाँव में घूमकर हम अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इन भाई बहनों की भी जो अपनी एक दिनचर्या होती है वो बड़ी ही सटीक होती है जी। हाँ, शहरों की तरह तो नहीं होती है, लेकिन बहुत ही अलग होती है और बड़े ही प्रकृति के प्रेमी होते हैं ये, है ना। तो हाफलॉन्ग गुवाहाटी से लगभग 300 और सिलचर से 100 किलोमीटर दूर है। ये दिमा हसाओ जिले में स्थित है। समुद्र तल से 680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हाफलॉन्ग को देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। हाफलॉन्ग के पहाड़ों में कई सारे वाटरफॉल हैं। यहाँ का शांत वातावरण और मनमोहक दृश्य पर्यटकों का मन मोह लेता है। यहाँ जो बरेल पहाड़ियाँ हैं प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यहाँ पहाड़ियों में ट्रैकिंग करें और प्राचीन प्राकृतिक जंगल, विभिन्न पक्षियों और खूबसूरत झरनों का आनंद लिया जा सकता है। बिल्कुल। और हाफलॉन्ग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग के लिए भी जाना जाता है। हाफलॉन्ग कछारी राज्य की राजधानी थी। प्राचीन राज्य के खंडरों को माईबोंग में सदियों पुराने पत्थर के घरों के माध्यम से देखा जा सकता है। यानी पुरानी जो सदियां थी उनके जो निशान है वो वहां पर अभी भी हैं। और हाफलॉन्ग जतिंदा पक्षी रहस्य के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। मानसून के बाद के महीनों में आमतौर पर सितंबर से नवंबर तक कोहरे और धुंध भरे मौसम के दौरान चांदनी रातों में जब हवा दक्षिण की ओर बह रही होती है तो ग्रामीणों की मशालों जैसे कि प्रकाश जो स्रोत होते हैं उनकी ओर उड़ने वाले पक्षियों के समूह नीचे की ओर गिर जाते हैं और मारे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मौसम की वजह से यहाँ के भूमिगत जल के चुंबकीय गुणों में परिवर्तन आता है, जिससे पक्षियों की शारीरिक लय गड़बड़ा जाती है और वो असामान्य व्यवहार करने लगते हैं और मारे जाते हैं। लेकिन अब वन्यजीव समूहों और अधिकारियों की वजह से उनके प्रयासों से पक्षियों की जो मौतें हो रही थी उसमें कमी भी आई है बहुत ज्यादा। तो देखा जाता है कि मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या जो भी होती हैं, जैसे संस्थाएं होती हैं या आम लोग भी होते हैं, तो चूंकि वहाँ वो रहते हैं तो रहते रहते भी कुछ इस तरह से पता लगता है, समझ में आता है कि भाई ऐसा होता है तो क्यों होता है, और एक बार नहीं ये तो बार बार होता होगा, तो इसे किस तरह से रोका जा सकता है। तो इसमें भी बहुत सारे लोग आगे आते हैं। वैसे अब सखी सहेली कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हम बाद में आके बात करेंगे हाफलॉन्ग के बारे में आगे। हाँ, और भी बातें करेंगे जी। और बात करते हैं हम हाफलॉन्ग की वापस से। तो हाफलॉन्ग शहर के बीचों बीच स्थित खूबसूरत हाफलॉन्ग झील सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक मानी जाती है। हैंगिंग ब्रिज ओवरपास के साथ इस खूबसूरत जगह पर नौका विहार, पिकनिक और कैंपिंग की जा सकती है। इसके अलावा इस झील की खूबसूरती और यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों की वजह से इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। यानी कि आपको स्कॉटलैंड जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे जाइए, आपको वहां का मजा आ जाएगा। भारत में भी बहुत अच्छी जगह है जो घूमी जा सकती हैं। जी। और यहाँ की एक और शानदार जगह है माईबोंग, जो कि हाफलॉन्ग से लगभग 53 किलोमीटर दूर दियुंग नदी के तट पर स्थित है। ये ऐतिहासिक रूप से 16वीं से 18वीं शताब्दी तक कछारी साम्राज्य की राजधानी के रूप से प्रसिद्ध है। आज ये अपने पुराने राज्य के खंडरों के लिए जाना जाता है। पत्थर का घर, रामचंद्री मंदिर, माहुर झील और भी कई सारे ऐतिहासिक यहाँ पर निशानात हैं। इस जगह का आकर्षण है ये सारे। रामचंद्री मंदिर की इमारतें समय के साथ क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लेकिन पत्थर की नक्काशी और राज्य की अन्य निशानियां हाफलॉन्ग के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। हाफलॉन्ग से 112 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सुंदर जगह है जिसे उमरंगसो के नाम से जाना जाता है। ये अपने विशाल जल विद्युत संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। कपिली
नदी भी उमरंगलों से होकर बहती है, उमरंगसों से होकर बहती है, जो इससे और भी सुंदर बनाती है। साथ ही उमरंगसों के पास गर्म पानी नाम का एक गर्म पानी का झरना है। इसके पानी का औषधीय महत्व है, क्योंकि ये जो जगह होती है ना आरती, यहाँ पर बड़े औषधीय गुण वाले, क्योंकि प्रकृति होती है ना, प्रकृति पूरे अपने चरम पे होती है जगह पे, तो वो गुण इसमें आ जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ मोल होई नाम का एक छोटा सा ईसाई गांव है। यहाँ के हमार लोगों का जो गर्मजोशी भरा आतिथ्य होता है वो बहुत ही मनमोहक है और बहुत प्रसिद्ध भी है। ये जगह अपने चर्च और प्रार्थना गृहों के लिए जानी जाती है। यहाँ और भी बहुत सी देखने लायक जगह है। पाथर नाला जलप्रपात, खोरोंगमा, लाइसोंग, सेमखोर, मुजुंग और हरंगजाओ और खुमिंग आरक्षित वन बहुत ही सुंदर जगह है। अगर बात करें हाफलोंग के त्योहार की, तो चवांगकुट यहाँ का प्रमुख त्योहार है। वैसे तो यहाँ कभी भी आप जा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देखना है तो नवंबर से फरवरी तक यहाँ जाना अच्छा रहता है। और मानसून में यहाँ जाने से बचना चाहिए। वैसे कहा जाए तो मानसून में जो आप पहाड़ी जगह हैं वो कहीं भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो फिसलन भरी रास्ता हो जाता है, सड़कें हो चाहे पहाड़ियाँ हो, सब फिसलन भरा हो जाता है, बरतने की जरूरत होती है। और यहाँ ट्रेन, बस और फ्लाइट लेकर जा सकते हैं आप। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा सिलचर के कुंभीर गांव में है। इसके अलावा हाफलोंग से रेलवे स्टेशन सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। वहीं हाफलोंग सड़क मार्ग से भी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो अब की बार आप यहाँ जाने का आप अपना कार्यक्रम बनाइए, और तब तक हम एक गीत सुन लेते हैं। गीत सुनते सुनते आप प्लानिंग कर लीजिए जाने की। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे।
हाँ, तो संगीता जी आज हम अब क्या बात करने जा रहे हैं? अब देखिए, किताबों के लिए हमारे तमाम श्रोताओं ने लिखा है। श्रोता लिखते हैं कि किताबें अपने पन्नों में अनगिनत कहानियां, घटनाएं और इतिहास को समेटे होती हैं। कविता, कहानी, शायरी, विज्ञान या दर्शन, हर विधा की किताबें मनुष्य के मस्तिष्क में सकारात्मक और नए विचारों की धारा प्रवाहित करती हैं। ये हर उम्र, रुचि और जरूरत के हिसाब से नई दुनिया दिखाती हैं। और एक समय तो ऐसा था आरती कि ये किताबें जो होती थी ना, इसको पढ़ते पढ़ते लोग सो भी जाया करते थे। और एक चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सब की अपनी अपनी एक जो पसंदीदा किताब होती थी। 4, 6, 10 तो मिल ही जाती थी। और कुछ एक किताबें ऐसी भी होती थी जो राजा रानियों की जो होती थी, कहानियों की होती थी। कुछ एक ऐसी होती थी जो देवी देवताओं की भी होती थी। और तमाम उसमें जो बातें होती थी वो जब उसमें वो कहानियां जब लिखी हुई होती थी किताबों में, तो बस जब हम पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे वो आंखों के सामने कोई चलचित्र की तरह बस चल रही हैं। तो ये असर होता है किताबों का जी। और लेकिन थोड़ा सा समय बदल गया है। हाँ। तो कुछ लोगों का कहना है कि वो वक्त और था जब रात रात भर जाकर पढ़ी जाती थी किताबें और सांस लेते थे किताबों में फूल। जैसे अक्सर होता था ना कि पढ़ते पढ़ते उसमें फूल लग देते थे और बंद कर देते थे। ये तो अलग ही चला गया। बिल्कुल। मगर अब ना वो वक्त है और ना ही वो लोग जो किताबों में ही सारी दुनिया ढूंढ लेते थे। उस समय जब ना 24 घंटे नामुदार रहने वाले खबर या चैनल थे और ना ही सूचना क्रांति। लेकिन उन दिनों भी सारी दुनिया, यहाँ तक कि अनंत अंतरिक्ष भी, संगीता जी, किताबों के पन्नों के अक्षरों में समाया हुआ था। और देखा जाए तो हमारी पूरी जिंदगी ही किताबों के पन्नों की तरह है। जिंदगी का हर दिन पिछले दिन से अलग होता है। अलग होते हैं लोग, अलग होते हैं सपने, अलग होते हैं विचार। इंसान पूरी जिंदगी भागता दौड़ता फिरता है। बिखरे पन्नों जैसे तुलना अलग अलग बातों को बटोरने में लगा रहता है और अपनी जिंदगी की किताब को मुकम्मल करने के लिए बस भागता रहता है। शायद इसीलिए किताबों को असीम भी कहा गया है कि खाली पात्रों के समान लगातार मन चाहे अर्थ भरते रहने पर भी उनके भीतर नए अर्थ समाने की संभावना बनी रहती है। उनमें समय के साथ चलने का भाव होता है, उनमें घिसटने का भाव नहीं होता किसी भी किताब में। देखिए, और ये किताबें हमें जिंदगी के सबक सिखाती हैं। ये हमें बताती हैं कि कब हमें तलवार बनना है और कब सुई। एक नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका का कहना है कि मेरे लेखन का अंतिम लक्ष्य उन लोगों द्वारा पढ़ा जाना है जो नहीं पढ़ते। अपने समय की कहानी कहती हैं किताबें, समय की साक्षी हैं किताबें। समय तो समय होता है, बस वो गुजरता अलग अलग ढंग से है। समय के जिस छोर पर खड़े होकर हम अपनी कहानी में रोशनी के फूल लिख रहे होते हैं, उसी समय के किसी दूसरे छोर पर कोई और कांटों को पन्नों में समेट रहा होता है। तो ये किताबों की जो है वो ताकत है, लिखने की ताकत है जी। और हमारे श्रोता हैं जो कहते हैं कि किताबें मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। इनसे दोस्ती करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। ये मनुष्य को ज्ञान का अनमोल खजाना देती हैं और बदले में कुछ नहीं मांगती, न कोई शिकायत करती हैं और न ही रूठती हैं। अक्षरों के संसार में जीना कितना सहज और सरल है, पर दुखद है कि आज किताबें पढ़ने के लिए किसी के पास समय नहीं है, ये कहते हैं। और एक और हमारे श्रोता हैं जो कहते हैं कि पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र होती हैं। एक बार आपका कोई दोस्त आपका साथ छोड़ सकता है, पर पुस्तकें कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। दुख में, सुख में, हंसी खुशी, सब में पुस्तकें एक सच्ची मित्र बनकर हमारा साथ निभाती हैं। पुस्तकें ज्ञान प्रदान करती हैं, हमेशा अच्छी बातें ही सिखाती हैं। पुस्तकें हमारा मार्गदर्शन करती हैं। जब भी हमारा रास्ता हम भटकते हैं तो हमें रास्ता दिखाती हैं। पुराने मंदिर, पुराना इतिहास, सभी कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन पुस्तकें हमेशा जिंदा रहती हैं। एक हमारे श्रोता ने नालंदा विश्वविद्यालय की किताबों के बारे में भी लिखा है कि वो आज अगर होती तो हमारा देश बहुत ही आगे निकल जाता और अधिक तरक्की करता। अगर ये किताबें आज भी होते तो हमारा देश विश्वगुरु होने की मिसाल पेश कर सकता था। और बहुत से महाज्ञानियों ने रिसर्च शोध करके ये किताबें लिखी होंगी। जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय का जो उनकी जो लाइब्रेरी है थी, कह सकते हैं, वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक थी। और इसमें ऐसी ऐसी किताबें थी जो विश्व भर से जो है लोग आते थे जब, तो वो लिख कर छोड़ कर जाते थे। और वहाँ जो किताबें होती थी उन्हें
पढ़ते भी थे। बिल्कुल, और किसी ने ठीक ही कहा है कि शब्दों का चुक जाना भाषा की नहीं बल्कि भावनात्मक स्तर पर व्यक्ति की हार होती है। ज्ञान का और भावनाओं का भंडार होती है। संस्कृति जो सभ्यताएं पुरानी जो खत्म हो गई, जो अब नहीं है, तो वो उनको हम कहाँ कैसे जान पाते हैं? इन किताबों के जरिए, उन शिलालेखों के जरिए। तो ये किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं, एक संस्कृति का हमें आईना दिखाती हैं। एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि किताबों से सीखा मैंने ज्ञान की बातें, समंदर की बातें, अंतरिक्ष की बातें, किताबों में छिपा है ज्ञान का भंडार, किताबों में मिलती है सभी विद्या का सार। वेद है, पुराण है और गीता है, कुरान है, ज्ञान है, विज्ञान है, किताबों में मिल जाएगा ये सारा जहान। गांव है, नगर है और नदी है, पहाड़ है, धरती आसमान है, किताबों में ही समस्त ब्रह्मांड है। और एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि धार्मिक ग्रंथों में धर्म और अध्यात्म का सार मिलता है, विज्ञान की किताबों में ब्रह्मांड के रहस्यों का पता चलता है, कहानियों और साहित्य से हमें विभिन्न संस्कृतियों और अनुभवों के बारे में जानने को मिलता है, जिससे हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता जाता है। बिल्कुल। तो अब एक गीत सुन लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो संगीता जी एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक बचपन से ही रहा है, आज भी है। मैं अध्यापिका होने के नाते अपने विद्यार्थियों को भी प्रेरित करती हूँ। इस अवसर पर गुलजार साहब की कविता किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थीं अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैनी
बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। और कविता की अंतिम पंक्ति, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुखवे, किताबें मांगने, गिरने, उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा। याद दिलाती स्कूल के दिनों की। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है और सब कहते हैं ना, तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाती हैं ऐसी बातों से। एक और श्रोता लिखते हैं कि मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए अध्ययन से श्रेष्ठ विकल्प कोई नहीं है, इसलिए किताबें मानव की सबसे अच्छी दोस्त हैं, जो सदैव में सिर्फ परत दर परत जीवन के उतार चढ़ाव से इसे परिचित कराती हैं, मतलब लोगों को यानी हमें, और बल्कि हर मुश्किल वक्त में एक दोस्त की भांति मनुष्य का साथ देती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, किताबों में छुपी है सारी दुनिया। एक विचार है कि किताब हमें विभिन्न अनुभवों, कहानियों और विचारों के माध्यम से एक विशाल दुनिया से परिचित कराती हैं, जो हमारे अपने अनुभवों से परे होती हैं। इसका अर्थ है कि किताबें हमें सहानुभूति सिखाती हैं, सोच को विस्तार देती हैं और जीवन की गहराइयों को समझने में मदद करती हैं, जिससे हम एक ही जीवन में कई जीवन जी पाते हैं और खुद को बेहतर ढंग से समझते हैं। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि एक अच्छी किताब हमारे सोचने, बात करने और चीजों का विश्लेषण करने के तरीके को बदलने की शक्ति रखती है। फिक्शन, नॉन फिक्शन, उपन्यास, ड्रामा, थ्रिलर, सस्पेंस, साइंस फिक्शन, कई शैलियों में अनगिनत किताबें लिखी गई हैं। हर किताब अपने अनूठे परिप्रेक्ष्य के साथ आती है। यदि आप एक शौकीन पाठक हैं तो आपको अपना दृष्टिकोण बनाने में मदद मिलेगी, जो आपको दूसरों से अलग दिखने में मदद करेगा। पढ़ने से हमें विभिन्न परिवेशों का विश्लेषण करने का लाभ मिलता है, जो हमारे दिमाग को चौकस रहने के लिए प्रेरित करता है। किताबें दिमाग की उपस्थिति और अवलोकन कौशल को विकसित करने में मदद करती हैं, जिससे हमारे जीवन में किताबों के महत्व पर प्रकाश पड़ता है। तो और संगीता जी, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही भाषा पकड़ के बस उसी किताबें, किताबों की कोई भाषा नहीं है और कोई सीमा नहीं है। विदेशों जो बाहर और भी कई अन्य लेखक हैं जो बाहर भी हैं, विदेशों के भी लेखक हैं, हर लेखक को आप पढ़ के देखिए, क्योंकि आज तो हर किताब का हिंदी अनुवाद उपस्थित है। तो आप बल्कि जो भाषा आप जानते हैं उस भाषा में उसका अनुवाद है, तो आप उसको अनुवाद करके पढ़िए, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। और देखिए, एक जो फिल्म है जिसे लोग बार बार देखते हैं और देखना पसंद करते हैं, गाइड फिल्म जो है, तो वो भी बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है। और ये भी आर के नारायण की जो नॉवेल है गाइड, उस पर, उपन्यास पर बनाई गई है। तो देखिए कि चाहे दक्षिण भारत की किताबें हों, लेखक हों या कहीं के भी हों, तो उन्हें पढ़ना जो है अपने आप में एक बड़ा ही अलग ही रोमांच होता है। जब फिल्में हम देखते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि कहानियों पर बनी हुई होती हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि कितनी अच्छी है किताबों की दुनिया, हर सवाल के जवाबों की दुनिया। जब भी कोई हो उलझन, सुलझाए ये किताबें, हर उलझन की सुलझन है किताबों की दुनिया। तो एक गीत सुन लेते हैं। की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम कर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार दिया है तेरी खुशियां और गम कर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, हो कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, हो तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया। तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार दिया है तेरी खुशियां और गम
कोई डोर से बांध लिया है, बांध लिया। संगीता जी, अब हम बात करेंगे कुछ चुगलखोरी के बारे में। कर लो एक दूसरे से तो चुगलखोरी हम नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जो श्रोताओं ने लिख के भेजा है उसके हम पढ़ते हैं उसके बारे में। तो हमारे एक श्रोता कहते हैं कि मुझे कुछ कहना है, चुगली पड़ सकती है महंगी। अरे भाई, चुगली बिल्कुल महंगी पड़ सकती है, बताओ कब। अगर मान लो आप जिसकी चुगली कर रहे हैं उसने सुन लिया कि तुम उसकी चुगली कर रहे हो, तो आपका इंप्रेशन क्या पड़ेगा। इसलिए भाई, किसी की चुगली करने से पहले 100 बार सोच लो कि हम क्या कर रहे हैं। अगर मान लो आपने जिसकी चुगली की है वही जिससे आपने चुगली की है वही जाकर बता दे जिसकी चुगली आप कर रहे थे कि सामने वाला बंदा तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था। किसी भी तरीके से वो बता सकता है, और उसके बाद क्या असर होगा उस बात का। जो रिश्ते हैं उसको, अगर आपके अच्छे रिश्ते हैं तो वो बिगड़ जाएंगे, किसी से भी वो नाराज हो जाएंगे। तो मतलब चुगली करने अगर आप कर भी रहे हैं तो ये सोच लीजिए कि उसको, आप ये मत सोचिए कि आपने जो कही है बात वो आप तक ही रहेगी या उस तक ही रहेगी। वो सब जगह फैल सकती है और उस तक भी पहुंच सकती है जिसके बारे में आप कर रहे हैं बातें। नहीं, उसके एक फैलने के तरीके भी होते हैं कि मतलब एक ने दूसरे से कहा, फिर दूसरे ने तीसरे से उसमें जो अपनी तरफ से कुछ और बता दिया, बिल्कुल मिर्च मसाला लगा दिया उसमें। उसके बाद फिर वो बात आगे बढ़ती गई। तो ऐसे एक कहते हैं ना कि बहुत ही अलग रूप इख्तियार हो जाता है। तो चुगली या पीठ पीछे किसी की निंदा करने से रिश्ते खराब हो सकते हैं, भरोसा उठ सकता है और समाज में द्वेष पैदा होता है, जिससे ये महंगा साबित हो सकता है। कुछ संस्कृतियों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये एक बुराई है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भाई, ये मान्यता ही नहीं बल्कि इसके परिणाम देखने में आते हैं। तो चुगली करना बहुत गलत बात है, हमें इससे बचना चाहिए। जी, लिखते हैं कि हमारे श्रोता और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि चुगली करने से और करने वालों से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि आप जिससे भी चुगली कर रहे हैं, आपके जाने के बाद वो आपकी भी चुगली कर सकता है। इससे आपके रिश्ते ही नहीं बल्कि आपके आचार विचार पर भी फर्क पड़ सकता है। इस तरह की आदत होने से आप किसी की अच्छाई को कभी देख ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी आदत तो बुराई करने की हो जाएगी और धीरे धीरे लोग आपसे दूर होना शुरू कर देंगे और आप अकेले रह जाएंगे। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आप जितना चुगली करेंगे ना, लोगों की बुराइयां करेंगे। चुगली क्या मतलब, अगर आप बुराइयां भी कर रहे हैं किसी की, तो फिर क्या होगा, फिर एक आपकी इमेज सेट हो जाएगी कि ये तो चुगली करता है, हमेशा दूसरों की बातें करता है, तो ऐसे अपने तो कुछ बातें करनी नहीं होती है, तो इससे दूर ही रहो। हाँ, फिर धीरे धीरे दूरियां बन जाती हैं, क्योंकि वो असलियत जो होती है वो सामने आ जाती है। जी। एक और श्रोता लिखते हैं कि चुगली करने वाले लोग आपके सामने आपकी तारीफ करते हैं, आपसे प्रेम का ढोंग करते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहां से जाते हैं तो आपके खिलाफ षड्यंत्र और साजिशें रचते हैं। यानी कि देखिए, थोड़े समय के बाद वही सूरत जो है वो सामने वाले व्यक्ति के साथ भी हो सकती है, क्योंकि किसी और से भी कही हुई बात ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति से कही जा रही है उस व्यक्ति के बारे में कभी कोई बात न कही जाए। तो ये भी संभव है और होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो ये ध्यान रखिए कि हमको ज्यादा खुसर पुसर नहीं करनी है, ये महंगी पड़ सकती है। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ये एक संकेत होता है कि जब आप ऐसे लोगों की चालाकियां पकड़ लेंगे तो और उस बात को दोबारा उस इंसान से पूछेंगे तो वो तुरंत मुकर जाएगा, कि जिसने चुगली की थी ना उससे पूछेंगे तो तुरंत मुकर जाएगा वो। क्योंकि चुगली करने वाला समूह में किसी की बुराई या गलतियां नहीं बताएगा, वो व्यक्तिगत रूप से दूसरों को टारगेट करके आपके कान भरेगा। लेकिन जब आप 4 लोगों के सामने बात को क्लियर करना चाहेंगे तो वो तुरंत मुकर जाएगा, तो फिर आप वहां पे झूठे पड़ जाएंगे। तो इससे बिल्कुल बचना चाहिए। जी। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। चांद के बहाने
देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये, जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरी छिप जाने दे, के चांद मेरी छिप जाने दे, जिंद मेरी ये। नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी। हाँ तो संगीता जी अब समय हो रहा है और कि हमें यहाँ से विदा लेनी है, लेकिन हम लोग अपनी गॉसिप जारी रखेंगे, हेल्दी वाली गॉसिप, ऐसी नहीं कि चुगली कि किसी को नुकसान पहुंचे, लेकिन थोड़ी बहुत होनी चाहिए, इससे थोड़ा हमारा इंटरटेनमेंट होता रहता है ना, थोड़ा मजे आते हैं, तो वो हम जारी रखेंगे बाद में। तो अब हम विदा लेते हैं अपने श्रोताओं से, और इसीलिए इसी के साथ में आरती श्रीवास्तव और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सहेली